आंगन में खुली रसोई। आसमान से तेज बरसात बरस रही थी और सीमा चूल्हे पर बैठी हुई थी। उसके दोनों बच्चे लकड़ी के 2 टुकड़े लेकर चूल्हे को ढकने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीमा ने दोनों बच्चों से कहा, बस मेरे बच्चों, थोड़ा सा सब्र और कर लो। बस दाल पकने वाली है, उसके बाद हम तीनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे। अगर आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। माँ, आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। जब हम आपको रोते देखते हैं तो हमें आसमान से बरसती हुई ये बारिश बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है। हम आसमान से बरसती हुई बारिश को देख सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों से बरसते हुए आंसुओं को नहीं। हाँ माँ, अब तो हम भी बड़े हो रहे हैं, हमें आपकी परेशानी समझ में आती है। दादी ने हमें घर में रहने के लिए जगह तो दी है, लेकिन हमारी रसोई हमें नहीं दी है। सिर्फ एक कमरे में हम लोग रहते हैं, और कमरे की दीवारें अगर चूल्हे और आग की वजह से काली पड़ी तो फिर वो हमें घर से निकाल देंगी। इसलिए हमें आंगन की खुली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। मेरे दोनों ही बच्चे कितने समझदार हैं। बच्चों, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम कुछ पैसे जोड़कर अपने लिए एक रसोई बनवा लेंगे। और जब तुम बड़े हो जाओगे और कमाने लगोगे तो हम अपना एक घर बनाएंगे जहाँ से हमें कभी कोई न निकाल पाए। दरअसल सीमा ने राहुल से लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी सास कौशल्या को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कुछ समय के बाद ही राहुल की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद अब सीमा ही अपने दोनों बच्चों राजू और राजीव की परवरिश किया करती। कौशल्या ने अपने बेटे के देहांत के बाद सीमा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा तो दे दिया था, लेकिन रसोई नहीं दी थी। इसलिए सीमा ने आंगन में ही अपनी रसोई बनाई हुई थी। ऐसे एक दिन कौशल्या अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि सीमा दाल के लिए तड़का तैयार कर रही थी। तभी कौशल्या ने खांसते हुए कहा, पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया है। तुझे अगर खाना बनाना है तो समय से बना लिया कर। हमें यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है तेरे खाना बनाने की वजह से। माँ जी, मैं सुबह उठी और मैंने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा और पूरे घर का काम करने के बाद अब जाकर खाना बनाने की तैयारी की है। मैं इससे जल्दी और कैसे कर सकती हूँ, आप ही बताइए। आंगन में रसोई है तेरी, लेकिन उसके बाद भी इतना धुआं हो गया तेरी वजह से घर में। अगर तेरी रसोई हमारी रसोई के घर के अंदर होती तब तो तू हमारी पूरी रसोई को जलाकर ही मानती। वैसे भी मेरे बेटे को खा गई। ये बात सुनकर सीमा रोने लगती है और कौशल्या से रोते हुए कहती है, माँ जी, जितना दुख आपको आपके बेटे के खोने का है उतना ही दुख मुझे भी है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना पति खोया है। तभी वहाँ पर सीमा के ससुर अर्पित आते हैं और सीमा का साथ देते हुए कहते हैं, तुम क्यों बहू के पीछे पड़ गई हो? वो खुद दूसरों के घर में काम करके अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही है, और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए तूने उसे सर पर छत दे रखी है, रसोई पर हक तक नहीं दिया हुआ। फिर भी वो आंगन में रसोई बनाकर अपना सारा काम कर रही है, और तुझे उसमें भी परेशानी है। अरे कम से कम अपने पोतों पर तो रहम खा ले। मुझे मत बताइए कि मुझे किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं, समझे? इतना बोलकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है और अपनी पत्नी कौशल्या का ये बर्ताव देख अर्पित भी कुछ नहीं बोल पाता। तो वहीं सीमा आंखों में आंसू लिए खाना बनाती रहती है, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों का पेट भरना था जो कि स्कूल से आने वाले थे। ऐसे ही एक दिन उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी घर आते हैं और उसे बताते हैं, माँ, मेरे 12वीं में 90% नंबर आए हैं और पूरे स्कूल में मेरी बहुत तारीफ हुई। गांव में भी हर कोई मेरी बहुत तारीफ कर रहा है और कह रहे हैं कि अखबार में मेरी फोटो भी आएगी। और माँ, मैं भी 10वीं में फर्स्ट आया हूँ। ऐसे ही हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, और उसके बाद माँ, आपको आंगन में रसोई नहीं बनानी पड़ेगी। माँ, आपसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कैसी बातें कर रहे हो मेरे बच्चों? तुम दोनों तो मेरी आंख का तारा हो। मैं तुम दोनों की बातों का बुरा कैसे मान सकती? बताओ क्या बात है? माँ, हमने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और इतने अच्छे नंबर पाए हैं। हम दोनों का रास्ते में हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था। आप हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो ना। अगर सूजी का हलवा नहीं है तो आप हमारे लिए आटे का हलवा बना दो। अरे मेरे बच्चे, उसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम दोनों ने मेरा नाम रोशन किया है और अपने दादा दादी का भी, इसलिए मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा बना कर लाती हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद सीमा चूल्हे पर हलवा तैयार कर देती है और उसके बाद कुछ काम करने के लिए वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाती है। तभी कौशल्या की नजर चूल्हे पर चढ़े हुए हलवे पर जाती है और वो जानबूझकर चूल्हे में पानी डाल देती है और कहती है, बड़ी आई उन्हें हलवा खिलाने वाली, न जाने ये खुद को समझती क्या है। अब मैं भी देखती हूँ इस घर में हलवा कैसे बनता है। थोड़ी देर बाद जब सीमा आती है और देखती है कि चूल्हे पर पानी गिरा हुआ है तो ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, राम जी, अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। माँ जी भी मुझसे खुश रहती। अब मेरे दोनों बच्चों का हलवा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं क्या करूँ?
और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब जहाँ राजीव कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगा था, तो वहीं राजू 12वीं में आ चुका था। एक दिन राजीव कुछ पैसे लेकर घर आया और अपनी माँ के हाथ में देते हुए कहने लगा, माँ, ये पैसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करके ये पैसे कमाए हैं। अब हम कहीं किराए पर रहेंगे, जहाँ पर भले ही रसोई छोटी होगी, लेकिन हमारी खुद की एक रसोई होगी और आपको इस तरह दादी से परेशान होकर आंगन में रसोई बनाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सीमा की भी आंखें अपने बेटे की ये बात सुनकर भर आती हैं, जिसके बाद वो अपने ससुर का घर छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट हो जाती है। अब कौशल्या के आंगन में सीमा का गरीब चूल्हा बेजान पड़ा हुआ था और कौशल्या कुर्सी लगाकर आंगन में बैठी हुई थी कि तभी उसके पति अर्पित ने आकर उससे कहा, अब तो खुश हो ना तुम कौशल्या, तुमने हमारी बहू और पोतों को इतना परेशान किया कि बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई है और तुम्हारी रसोई और तुम्हारा आंगन दोनों ही सूना पड़ा है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। जब तक वो यहाँ रही मैंने उसे परेशान किया। कभी उसकी आंगन में बनी हुई रसोई में चूल्हे पर पानी डाल दिया तो कभी उसके मसाले में मिलावट कर दी। ये सब करके मैं समझती थी जैसे मैं अपने बेटे की मृत्यु का बदला ले रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ईर्ष्या और जलन को शांत कर रही थी। पर जब आज वो लोग यहाँ नहीं है तो मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। अगर तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाओ और अपनी बहू और पोतों को वापस लेकर आओ। क्या पता तुम्हारे बुलाने से वो सभी वापस आ जाएं और हमारा आंगन फिर से हरा भरा खिलखिलाने लगे। इसके बाद अब कौशल्या उसके किराए के मकान पर जाती है, जहाँ सीमा अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। सीमा ने आज पहली बार रसोई के अंदर खाना बनाया था। उसने सब लोगों के लिए दाल, चावल, चोखा और हलवा तैयार किया और सभी लोगों को परोसा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर खड़ी हुई कौशल्या ने कहा, तुम तो यहाँ आकर अपनी रसोई को रोशन कर चुकी हो, लेकिन मेरे घर के आंगन की रसोई तो सूनी पड़ी है ना बहू। कौशल्या को अपने घर में देखकर राजीव और राजू के साथ सीमा भी हैरान हो जाती है और कौशल्या घर के अंदर जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मैंने तुझे बहुत परेशान किया बहू। जबकि राम तो इस दुनिया से गया, उसमें तेरी कोई गलती भी नहीं थी। मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं। आपने मुझे भले ही रसोई में मेरी जगह ना दी हो और मुझे आंगन में रसोई बनानी पड़ी हो, लेकिन मैं ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब आपने मुझे अपने सच्चे दिल से अपना लिया है। माँ, दादी ने आपको इतना परेशान किया और बार बार आपकी रसोई और चूल्हे को खराब करने की कोशिश की, फिर भी आप उन्हें माफ कर रही हैं। माँ, दादी गंदी है, हम उनके साथ नहीं जाकर रहेंगे। वो अभी आपको प्यार से ले जाएंगी और फिर से आपके साथ में वही सब करेंगी। नहीं मेरे बच्चों, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। हमें हमेशा बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। सीमा को एहसास हुआ कि कौशल्या को अपनी गलती समझ में आ गई थी, जिसके बाद राजीव और राजू भी सीमा के कहने पर वापस कौशल्या के घर जाकर रहने के लिए मान गए और उसके बाद सीमा के लिए आंगन की बनी हुई रसोई अब रसोई घर में बदल गई, जिसमें सीमा अपने सास ससुर और दोनों बेटों के लिए खाना बनाया करती और खुशी खुशी रहा करती। वैसे तुम्हारे पति को गुजरे कितना वक्त हो गया? जी बस पिछले महीने ही चले गए हमें छोड़कर। पहले तेज बुखार चढ़ा, फिर अचानक ही सांस उखड़ने लगी और फिर तब उसके सामने खड़ी सुलोचना ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, सुनो, रोज सुबह 6 बजे से पहले घर का झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। उसके बाद बाहर बगीचे की देखभाल करनी होगी। और हाँ, घर में बच्चा है तो दिन भर कुछ न कुछ फैलाता ही रहता है, पर वो जितनी बार भी गंदगी करे तुम्हें तुरंत आकर सफाई करनी है, ठीक है ना? जी अच्छा, और मेरी पगार? महीने के 3,000 दूंगी। बस 3,000? मालकिन ये तो। हाँ तो जाने दो, मुझे काम करने वालों की कमी थोड़ी पड़ी है। अभी तुमसे पहले 3 बात करके गई हैं, उनमें से किसी को भी बुला लूंगी। अब नहीं रुकिए, ठीक है मैं 3,000 में ही कर लूंगी। अच्छा वो रहने का कुछ? हाँ, ये आंगन के कोने में जो छप्पर पड़ा है वहाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। पर मालकिन खुले में बस ठंड के दिनों तक अलग एक कमरा मिल जाता तो। नहीं, पूरी हवेली तुम्हारे नाम कर देते, दिक्कत क्या है? देखो भाई, काम करना है तो बताओ, वरना मैं किसी और को। नहीं मालकिन, मैं भी बहुत मजबूर हूँ, मुझे सब मंजूर है। अब मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, इनके लिए अगर कुछ। ओफो, रुको मैं देखती हूँ, रसोई में कुछ पड़ा होगा तो। ये कहकर सुलोचना वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी रसोई से कुछ सूखी रोटियां और एक फिर संतोषी और उसके बच्चों को थमा दी और फिर, माँ खाली रोटी क्यों खिला रही हो? सब्जी भी खिलाओ ना, ये सूखी रोटी खाई नहीं जा रही। अब बेटा वो सब्जी खराब हो गई है, उसे मत खाओ।
आज इन रोटियों से काम चला लो, मैं कल मालकिन से कुछ पैसे लेकर तुम दोनों के लिए ताजी रोटी सब्जी बनाऊंगी। संतोषी का दिल ही जानता था कि अपने बच्चों को दिलासा देते हुए उसे कितना डर लग रहा था। गनीमत रही कि अगले दिन सुलोचना उसे कुछ पैसे एडवांस देने के लिए तैयार हो गई और फिर, देख लो कितना बड़ा दिल है मेरा, 3,000 में से पूरे 1,000 रुपए एडवांस दे रही हूँ, लेकिन याद रहे काम में लापरवाही मंजूर नहीं है मुझे। नहीं नहीं मालकिन, काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब अच्छा, मैं वो ये पूछना चाह रही थी कि अपनी रसोई कहाँ बनाऊं मैं? ओहो, तुम्हें ऐसे कौन से 56 भोग बनाने हैं जो रसोई की जरूरत पड़ गई? एक मिट्टी का चूल्हा ही तो बनाना है, वहीं आंगन के कोने में बना लो। और हाँ, जो पकाना खाना हो वहीं उसी कोने में करना, पूरे आंगन पर कब्जा जमाने की जरूरत नहीं है। सुलोचना पैसों से जितनी अमीर थी, उसके अंदर इंसानियत की उतनी ही कमी थी। दूसरी तरफ संतोषी भी मजबूर थी, क्योंकि पति की मौत के बाद वो और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल बेसहारा थे। दूसरी तरफ सुलोचना थी, जिसके पति दामोदर का बहुत बड़ा बिजनेस था, जिसे उनका इकलौता बेटा सोमेश बहुत अच्छे से संभाल रहा था। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लगा था कि ये डील हाथ से चली ही जाएगी। अरे ऐसे कैसे पापा, पूरे 50 लाख की डील थी, मैंने जमीन आसमान एक कर दिया इस एक डील को पाने के लिए। अरे मेरा बेटा तो है ही लाखों में एक। अब अपने लाखों में एक बेटे से कहिए ना मम्मी जी, इस वीकेंड पर हम सबको कहीं घुमा कर ले आए। अब बंटी कब से स्नोफॉल देखने की जिद कर रहा है। हाँ बेटा, बहू और बंटी का इतना मन है तो घुमा लाओ दोनों को। क्यों जी, सिर्फ इन दोनों को क्यों? हम भी जाएंगे साथ। क्यों बहू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मम्मी जी, दिक्कत क्यों होगी? ठीक है, फिर किसी बढ़िया हिल स्टेशन का प्लान बनाते हैं। आप सब पैकिंग शुरू करो, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ। अपने पापा की बात सुनकर छोटा बंटी खुशी से उछलने लगा और पास ही झाड़ू लगा रही संतोषी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। और फिर, अरे संतोषी, क्या खड़ी खड़ी दांत फाड़ रही है? इसी बात के पैसे लेती है क्या? चल जाकर बर्तन धो दे। मालकिन, वो मैं थोड़ी देर में कर दूं क्या? मुझे अभी बच्चों के लिए खाना बनाना है। ये सब नाटक ना मेरे सामने मत करना तू। पहले यहाँ के काम निपटा, उसके बाद बनाना अपना खाना वाना। सुलोचना सारा दिन संतोषी से काम ले रही थी, जिसकी वजह से संतोषी को अपने और अपने बच्चों के लिए खाना पकाने का समय ही नहीं मिल पाता था। लेकिन वो माँ थी, हालांकि खुले आंगन में सरसराती हवा के बीच ऐसा करना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। माँ, रहने दो ना, अभी बहुत ठंड है। नहीं बेटा, फिर समय नहीं मिलेगा और तुम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि सुलोचना को संतोषी की इस हालत के बारे में पता नहीं था, लेकिन संतोषी पर तरस आ जाए ऐसी सुलोचना की फितरत नहीं थी। और फिर, हेलो, हाँ सोमेश, जरा जोर से बोल बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप और पापा दूसरी गाड़ी से पहुंचिए, मैं और सुर भी निकल रहे हैं, बंटी को भी लेते आइएगा। हैं? क्या कहा? हम दूसरी गाड़ी से आए? ठीक है बेटा, हम आते हैं, तुम लोग चलो। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते सुलोचना सोमेश की पूरी बात नहीं सुन पाई। सुलोचना और दामोदर को लगा कि बंटी उनके बेटे बहू सोमेश और सुरभि के साथ है, जबकि सोमेश ने सुलोचना को बंटी को उसके साथ लाने को कह दिया था। नतीजा ये हुआ कि बेचारा बंटी अपने कमरे में अकेला सोता ही रह गया और उसका पूरा परिवार उसे वहीं छोड़कर घूमने निकल गया। और फिर कुछ घंटों के बाद बंटी रोते हुए घर के आंगन में आया। मम्मी पापा, कहाँ हो आप? अरे बंटी बाबा, आप यहाँ कैसे? संतोषी के पास ना तो मोबाइल था और ना ही कोई और तरीका जिससे वो सुलोचना या उसके परिवार में किसी से भी कांटेक्ट कर पाती। दूसरी तरफ हिल स्टेशन पहुंचने के बाद सुलोचना के परिवार में तो भूचाल ही आ गया। मॉम, मैंने फोन पर साफ साफ बोला था आपको बंटी को साथ लेके आना, फिर आप उसे घर में अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? बेटा, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, तुम जल्दी चौकीदार गगन को फोन करो, वो घर के अंदर जाकर देखेगा। उसे तो मैंने छुट्टी पर भेज दिया था, आने से पहले मुझे लगा हम 1-2 हफ्ते तो रहेंगे ही यहाँ। तो उस गरीब की तनख्वाह काट कर तुम और भी ज्यादा अमीर हो जाओगी। ओ सुलोचना, हद करती हो तुम भी। संतोषी, वो तो होगी ना घर पर, या उसे भी? नहीं, वो है घर पर उसके पास फोन नहीं है। सुलोचना के परिवार के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय फौरन वापस लौटने के। लेकिन रास्ते में कई जगह स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद थे, तो आते आते उन्हें 2 दिन लग ही गए। बंटी के बारे में सोच कर सबका बुरा हाल था और फिर घर पहुंचते ही बंटी को सही सलामत और हंसता खेलता देखकर सबकी जान में जान आई। मम्मी दादी, आप रो मत, मैं आप लोगों के बिना बिल्कुल भी नहीं रोया। मुझे यहाँ बहुत मजा आया। लालू भैया और लाली दीदी के साथ मैंने खूब खेला और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे संतोषी आंटी के हाथ का खाना खाकर आया। मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। चलो
अब आप जल्दी से संतोषी आंटी को थैंक यू बोलो, उन्होंने मेरी बहुत केयर की। पता है मम्मी, इनके पास बस एक ही कंबल था और वो भी इन्होंने मुझे उड़ा दिया। बंटी का हर एक शब्द सुलोचना को अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। संतोषी से नजरें मिलाने की भी अब उसमें हिम्मत नहीं थी। और फिर अगले दिन, मालकिन सारा काम हो गया, अब मैं जाऊं, बच्चों के लिए खाना बनाना है। नहीं, रुको, आज से तुम आंगन में खाना नहीं बनाओगी और ना ही वहां रहोगी। माफ कर दीजिए मालकिन, अगर कोई गलती हो गई तो 3,000 में बस खाने का ही इंतजाम हो पाता है, बाहर कमरा किराए पर नहीं ले पाऊंगी मैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम वहां उस कमरे में रहोगी जो अंदर से काफी बड़ा है। आराम से रहो और वहीं कमरे के अंदर अपनी रसोई जमाओ। और सुनो, आकर कुछ गर्म कपड़े और कंबल भी लेती जाओ मुझसे, बहुत ठंड है, तुम्हारे और बच्चों के काम आएंगे। एक ही पल में संतोषी की हर मुश्किल आसान हो गई थी।